जब वो मारते हैं तो ये चाहते हैं कि इनोसेंट लोगों को सुरक्षा बल मार दें, क्योंकि एक इनोसेंट मरेगा तो उसका सगा संबंधी नियर एंड डियर वन वो सब का सब कैडर ही बनेगा। जैसे रावण को एक वरदान था कि रावण का अगर एक सर कटेगा तो उसका दूसरा सर बाहर आएगा। ये हाइड्रा हेड प्रवृत्ति में क्या होता है कि अगर आपने एक किसी उग्रवादी दल से आपने बातचीत करी, आपने शांति समझौता किया, तो शांति समझौता जब होता है तो जितना भी उनको पैसा मिलता है, जितनी सुविधा मिलती है, एक पक्ष रख लेता है और दो नए पक्ष निकल के आते हैं कि हम सैन्य कार्रवाई करते हैं। सैन्य कार्रवाई करने से शांति आती है, शांति होने से विकास की गति बढ़ती है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें कि जब तक विकास की गति नहीं आएगी तब तक शांति नहीं आएगी, तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, वैसी सिचुएशन बन गई। ये मैं क्रम बता रहा हूँ कि देखिए कैसे विवाद बनते चले गए। यानी पहला असम बना 1911, 1963 नागालैंड, 1972 मणिपुर, 1980 में कुकी नागा में संघर्ष शुरू NSCN, और जब राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मिजोरम बनाया मिजो ट्राइब के बेस पर, और नेफाक और अरुणाचल बनाया 1987 में। नमस्कार साथियों, आज़ादी के पश्चात भारत के लिए उग्रवाद हमेशा से एक समस्या रहा है, खासकर के पूर्वोत्तर राज्यों में। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं RC सिन्हा सर एवं नीतीश सर। तो मेरा पहला प्रश्न सर RC सिन्हा सर आपसे है कि जो भारत में उग्रवाद की समस्या रही है खासकर के पूर्वोत्तर राज्यों में, ये पिछले 5-6 दशक से हम देख रहे हैं, तो इसके मूलभूत कारण क्या रहे हैं? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो समस्याएं चुनौतियां हैं वो तो हैं ही, लेकिन ये हम भारत के लोगों को इस बात की अनुभूति हमेशा होनी चाहिए कि भारत एक जन्मजात योद्धा है। इस देश का जन्म हुआ, इसका बायां हाथ कट गया पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, दाहिना हाथ कट गया पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। जम्मू कश्मीर पर हमला तुरंत हुआ, लहूलुहान हुए, लेकिन इतना रक्त रंजित होने के बाद भी आज भारत विश्व का पांचवी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। इस बात की अनुभूति हर भारतीय को होनी चाहिए। तत्पश्चात मैं कहना चाहूँगा कि जब कहते हैं जब नाम बड़ा होता है तो बदनामी भी बड़ी होती है, तो जब चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन इन चुनौतियों के पीछे उग्रवाद की जो चुनौती आपने प्रकाशित की, ये है दशकों से है। ये इसकी आधारभूत की कोई भी समस्या अगर दशकों से बनी हुई है तो निसंदेह उसके बहुत आधारभूत कारण होते हैं। मैं कुछ पहले बात मैं कहना चाहूँगा कि कुछ विवाद जन्म से ही शुरू हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो जैसे बंगाल को लॉर्ड हार्डिंज ने जब फिर से मिलाया, जोड़ दिया 1911 में, और उसी के बंगाल के उत्तरी भाग से उन्होंने असम बनाया, दक्षिणी भाग से उड़ीसा बनाया, पश्चिमी भाग से बिहार बनाया, तो पहला उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पहला राज्य असम बना। उसके बाद मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि इनके बनने की प्रक्रिया देखिए, बनने की प्रक्रिया के साथ ही विवाद खड़े हुए। असम जब बना तो भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, जनजातीय आधार पर वहीं से संघर्ष शुरू हुआ, उड़ीसा के साथ भी, बिहार के साथ भी और बंगाल के साथ भी। 1963 में नागालैंड बना। नागालैंड जब बना तो नागा खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें ज्यादा क्षेत्र चाहिए था, लेकिन वहां से वो ग्रेटर नागालैंड की मांग वहीं से शुरू हो चुकी थी। अब वो असंतोष देखिए। फिर 1972 में जब इंदिरा गांधी की सरकार ने मणिपुर बनाया तो उनका नागालैंड का आक्रोश भड़क गया। उनका कहना था कि मणिपुर का जो क्षेत्र वो क्षेत्र जहाँ नागा रहते हैं उसे भी नागालैंड में ही मिलाया जाए, वो नागालैंड की सीमा होनी चाहिए। और इससे मणिपुर नागालैंड के बीच में, जिसको आप कुकी नागा विवाद कहते हैं, वो 1980 से आकर के बहुत तेज हो गया, जिसके कारण से नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN बोलते हैं, वो बना। 1988 में आकर के देखिए जब क्या हुआ, ये मैं क्रम बता रहा हूँ कि देखिए कैसे विवाद बनते चले गए। यानी पहला असम बना 1911, 1963 नागालैंड, 1972 मणिपुर, 1980 में कुकी नागा में संघर्ष शुरू NSCN, और जब राजीव गांधी सरकार ने 1986 में मिजोरम बनाया मिजो ट्राइब के बेस पर, और नेफाक और अरुणाचल बनाया 1987 में, तो ये नागा को खासकर लगा कि ये हमें संबोधित नहीं करेंगे, तो अब हमें इन्हें सरकार को सबक देना होगा। इसलिए वो NSCN दो भाग में बट गया, खपलंग ग्रुप और मोइवा ग्रुप। मोइवा ग्रुप का आधार भारत में ही है, लेकिन खपलंग ग्रुप सीमा पार म्यांमार से समर्थन लेने लगा, क्योंकि खपलंग भी वहीं बैठा होता था।
वहीं से, और बैठा होता था। मैं कह रहा हूं इसलिए कि ये आदर के पात्र नहीं है, इन्होंने देश की सुरक्षा को चुनौती दी और सीमा पार से ये देश पर हमला करते रहे। इस तरह से जो राज्यों का गठन हुए थे साथ में 1975 में, आप देखिए सिक्किम बना। तो कुल मिलाकर के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, कुछ आधारभूत बताना चाहूंगा कि 8 राज्य हैं। अभ्यर्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आसाम है, 2 A से है, अरुणाचल प्रदेश असम, 3 M से है, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा है, नागालैंड है, 2 अलग है, ये 7 हो गए और 8 हो गए सिक्किम। और कमाल की बात ये देखिए कि ये जो राज्य सभी बने हैं, अब इन राज्यों के बनने की, प्रत्येक राज्य के बनने की प्रक्रिया में विवाद है, संघर्ष है, जनजातीय संघर्ष है, सांस्कृतिक संघर्ष है। और यही सारे संघर्षों को जब सरकारों ने कानून व्यवस्था की चुनौती मान ली, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती मान ली, तो सैन्य कार्रवाइयां प्रारंभ कर दी, क्योंकि हर सरकार तात्कालिक परिणाम दिखाना चाहती है। सरकारें जान रही थी कि आधारभूत समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक है, लेकिन सैन्य कार्रवाई से इसका समाधान नहीं होगा। कई बार जो रोग होते हैं उनका सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन सर्जरी इसलिए कर दिया जाता है ताकि तुरंत रोगी को खड़ा कर दिया जाए। एंटीबायोटिक ओवरडोज कर दिया जाता है ताकि रोगी को तुरंत खड़ा कर दे, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र की सरकार उनको तुरंत परिणाम दिखा के जनता का दिल जीतना है। सरकार भी अपनी जगह सही है, जिसका परिणाम हुआ कि जो आधारभूत समस्या संबोधित नहीं हुई और सैन्य कार्रवाइयां प्रारंभ हो गई, जिसके कारण से इन उग्रवाद को, चुनौतियों को और हवा मिलती गई, आग मिलती गई। और ये दशकों से ये समस्या बने रहने का मौलिक कारण ये है। यानी एक है गठन के साथ विवाद, और दूसरा समस्या जो दीर्घकालिक समाधान मांग रही थी, उसका तत्कालिक समाधान सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जो किया गया, जिसके कारण ये धीरे धीरे नियंत्रण से बाहर होता गया। और इसका ये मतलब नहीं कि सरकारें समाधान नहीं चाहती थी, लेकिन सरकार की मजबूरी होती है। संसदीय लोकतंत्र की सरकार 5 साल में जादुई प्रभाव दिखाना चाहती है। जब आप जादुई प्रभाव दिखाना चाहते हैं तो एंटीबायोटिक का डोज आप बढ़ा देंगे। लीवर क्या हो रहा है, किडनी क्या हो रहा है, वो छोड़ दीजिए आप। तो उसके दीर्घकालिक परिणाम के रूप में आज हम उग्रवाद की समस्याओं को देख रहे हैं। तो सर, आज के संदर्भ में अगर हम देखें इस समस्या को, तो आज की भी जो कारण है वो सेम है जो पहले थे, या वो अभी भिन्न है? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। वाकई आपने स्वयं इसको क्लासिफाई कर दिया। ये जो मैंने बताया, ये तो समस्या के विकास को बताया कि समस्या के ये उभरी कैसे है। आपने जो ये प्रश्न पूछा है, आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो मैं सरलता से समझाने के लिए इसको 5 खंडों में बांट दूंगा। एक नंबर है इनका कि भौगोलिक है। ये भौगोलिक रूप से, जोग्राफिकल आइसोलेशन जिसको बोलते हैं, ये भौगोलिक रूप से हमसे केवल चिकन नेक जिसको बोलते हैं, सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में 20 किलोमीटर चौड़ा, बस 20 किलोमीटर और 60 किलोमीटर लंबा गलियारा है, जिससे शेष हमारे भारत के शेष भूभाग से उत्तरी पूर्वी राज्य जुड़े हुए हैं। तो भौगोलिक रूप से जब आप दूर हो जाते हैं, तो जब 2 भाई भी 2 जगह रहते हैं तो थोड़ी थोड़ी मानसिक दूरी होती है। अगर भौगोलिक दूरी के साथ मानसिक दूरी भी होती है। दूसरा मैं कहूँगा आपसे कि भौगोलिक आइसोलेशन के साथ साथ दूसरा कारण इनका सांस्कृतिक आइसोलेशन, कल्चरल आइसोलेशन। उनकी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है। जो धरातली, जो शेष भारत की संस्कृति है, उससे संस्कृति उत्तरी पूर्वी भारत की अलग है, प्रजातीय तौर पर भी अलग है। आप असम में प्रवेश करिए और देखिए उनकी कद काठी, रूप रंग सब बदलने शुरू हो जाते हैं। उनका जीवन शैली, उनकी कार्य संस्कृति, उनकी वेशभूषा, उनके पर्व त्योहार सब कुछ अलग है। तो एक सांस्कृतिक दुराव भी है। तीसरा कारण हो गया कि जब भौगोलिक और सांस्कृतिक दुराव है, उसके साथ में उनका राजनीतिक दुराव भी हो गया। राजनीतिक दुराव मैं प्रकाशित करना चाहूंगा। राजनीतिक दुराव का आशय है, देखिए 8 राज्य हैं और लोकसभा में 25 लोगों को ही चुन के भेज पाते हैं। 8 राज्य, सिर्फ 25 MP लोकसभा में, और वहीं अकेले राजस्थान 25 MP भेज रहा है, अकेले आंध्र प्रदेश 25 MP भेज रहा है, अकेले केरल 20 MP भेज रहा है। तो आप सोचिए कि जहां 8 राज्य मिलकर के सिर्फ 25 MP भेज रहे हैं, वहां अकेला राजस्थान, अकेला आंध्र प्रदेश 25 MP भेज रहा है। तो उनके मन में ये दुराव आता है कि हम 8 राज्यों के लिए सिर्फ 25 MP, और अकेले उत्तर प्रदेश 80 MP भेज रहा है। गुजरात 26 जी, 2026 तक गुजरात 26। हाँ, तो इसके कारण से ये पहला मैंने कहा भौगोलिक दुराव, दूसरा है सांस्कृतिक दुराव, तीसरा है इनका जो राजनीतिक दुराव है, चौथा जो है इनका
वो है विकास प्रक्रिया से ये ज्यादातर दूर रहे। सत्तारूढ़ सरकारों ने 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अगर ज्यादा संरचना विकसित होगी, सड़कें होंगी, तो चीन का आक्रमण आसान हो जाएगा। क्योंकि चीन ने 62 के युद्ध में दुर्गम पहाड़ियों के बाद भी उन्होंने जिस तरह से तवांग, तेजू, शिलापत्थर, पासीघाट, मैचुका, अलोंग एकदम जिसको कहते हैं 4 दिन के अंदर अंदर नियंत्रण कर लिया। बहुत बड़ा क्षेत्र था ये। और दुर्गम पहाड़ियों के बाद भी तो सरकार ने के अंदर नीति निर्माताओं ने ये संकल्प ले लिया, अगर इस क्षेत्र में हमने संरचना बना दी, सड़कें बना दी, सहज कर दिया परिवहन को, तो चीन के लिए हम आसान कर देंगे, जिसका कीमत स्थानीय जनसंख्या को चुकाना पड़ा और विकास से वो पड़े रह गए। और जब विकास से वो दूर रहेंगे तो देखिए असंतोष, आक्रोश, इसका ये आशा नहीं कि मैं उग्रवाद को न्यायोचित ठहरा रहा हूँ, लेकिन हमें उनके कारणों को समझना होगा। तो ये विकास से वो दूर रहे। और इन 4 यानी फिर से बोल दूं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन, कल्चरल आइसोलेशन, आइसोलेशन फ्रॉम डेवलपमेंट, विकास से दूर रहे। और 5वां है, जब अपना बच्चा अपने से असंतुष्ट हो तो पड़ोसी उसको भड़काना आसान हो जाता है। तो सीमा पार जो देश बैठे हैं उसमें देखिए नेपाल भी है, भूटान भी है, चीन भी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी। और इन सब को ये अवसर हम दे देते हैं, जिसके चलते ये सीमा पार जाते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, फंड लेते हैं, और इसको छद्म युद्ध कहते हैं, प्रॉक्सी वॉर। क्योंकि ये सारे देश डायरेक्ट वॉर करेंगे तो हम जवाब देंगे, हम समर्थ हैं, लेकिन जब मारो भागो की नीति बनाएंगे, हमारे ही बच्चे को हमारे विरुद्ध भड़काएंगे, तो एक पिता पगल वाले से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने बच्चे से कैसे लड़ेगा? ये 5 आज के मौलिक कारण हैं जिसे मुझे लगता है संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता है। जी सर, इनफैक्ट सर एक उग्रवाद खुद में एक इंडस्ट्री बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे रिक्रूटमेंट भी हो रहा है, इकोनॉमी चल रही है, और वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि ये बना रहे, सो दैट कि उनको फायदा भी जी मिलता रहे। आपने इतने थॉट प्रोवोकिंग बात कही है, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि ये अपने आप एक इंडस्ट्री बन गया है। एक रोचक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, मैं अपने ग्राउंड एक्सपीरियंस से एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जितने उग्रवादी होते हैं ये कुछ है तथाकथित उग्रवादी, ये कैडर कैसे रिक्रूट करते हैं, ये जानबूझकर सुनियोजित के सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं और ये तुरंत निकल जाते हैं। ये जानते हैं कि सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई करेगी, गुस्से में होते हैं कि जवाबी कार्रवाई में 10 के बदले 100 मारेंगे। जब वो मारते हैं तो ये चाहते हैं कि इनोसेंट लोगों को सुरक्षा बल मार दे, क्योंकि एक इनोसेंट मरेगा तो उसका सगा संबंधी, नियर एंड डियर वन, वो सब का सब कैडर ही बनेगा। गुस्सा है उसके अंदर, और वो गुस्सा भुनाना आसान हो जाता है, जिसके चलते कैडर रिक्रूटमेंट, ये इनकी कैडर रिक्रूटमेंट की पॉलिसी। और जब अंदर गुस्सा है तो हथियार उठाएगा तो प्रशिक्षण होगा, फंड मिलेगा, रोजगार भी मिल गया, शुरू हो गई। तो एक तरह से एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री हो गया। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जी सर, नीतीश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समस्या काफी दिन से बनी हुई है, सरकार ने पहले भी कुछ कदम उठाए होंगे, सरकार आज भी कुछ कदम उठा रही है, तो सरकार के अगर इन जो स्टेप्स हैं उनकी बात करें तो ओवरऑल इसको अगर आप समराइज कर पाएं। अभिषेक जी, मैं इसको थोड़ा सा ना, जैसे सर ने बताया, उनको वर्तमान चीजों से और थोड़ा जोड़ता हूँ। इतिहास में जो समस्या थी, ये समस्या शुरू हुई अलगाव की वजह से, ये समस्या शुरू हुई उग्रवाद की वजह से। और जो उग्रवाद है, इसका अर्थ क्या होता है कि एक संप्रभु राज्य की मांग, वो भारत से अलग होकर अपना एक संप्रभु राज्य बनाना चाहते हैं, और वो ये कर रहे हैं हिंसा के जरिए। तो पहले क्या था, इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने 1958 में आफ्स्पा लागू किया। आफ्स्पा होता है अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं। अब वो तो था जो है सुरक्षा को वहां पर बहाल करने के लिए, लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी सी बदल गई है। वर्तमान स्थिति में ये जो उग्रवादी ग्रुप हैं, जो जितने भी इंसर्जेंट हैं, इनके अंदर एक प्रवृत्ति देखी जा रही है, इसको बोला था हाइड्रा हेड टेंडेंसी। ये हाइड्रा हेड की जो प्रवृत्ति है, उससे क्या होता है, जैसे रावण को एक वरदान था कि रावण का अगर एक सर कटेगा तो उसका दूसरा सर बाहर आएगा। ये हाइड्रा हेड प्रवृत्ति में क्या होता है कि अगर आपने एक किसी उग्रवादी दल से आपने बातचीत करी, आपने शांति समझौता किया, तो शांति समझौता जब होता है
तो जितना भी उनको पैसा मिलता है, जितनी सुविधा मिलती है, एक पक्ष रख लेता है और दो नए पक्ष निकल के आते हैं। जैसे सर ने बताया था, NSCN का बताया था, तो NSCN ने जो है जब वो बना उससे पहले एक नागा राष्ट्रीय परिषद हुआ करता था, उन्होंने समझौता किया, NSCN अपना अलग हो गया। NSCN अलग होने के बाद उसने फिर 2 में विभाजित हुआ, फिर ये 4 में विभाजित हुआ। आज जो है NSCN के ही इतने सारे दल हैं, उसमें खापलांग है, उसमें मूविया है, उसमें जो है निक्की है, उसमें क्लोखिटॉन है, उसमें रिफॉर्मेशन है। तो ये हाइड्राहेड प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उन्होंने एक नागा शांति समझौता किया, जिससे उन्होंने इनसे जो उग्रवादी दल है इनसे एक जो है शपथ दिलवाई है कि अगर आपने शांति वार्ता को भंग किया, अगर आपने किसी भी तरीके से हिंसा करी, तो हम जो आपके साथ वार्ता भविष्य में करने वाले हैं वो वार्ता हम नहीं करेंगे। तो पहले आप शांति स्थापित करके दिखाइए और उसके बाद हम वार्ता की जो है मेज पर बैठेंगे। दूसरी चुनौती जो सर ने बताया कि भौगोलिक स्थिति की वजह से उनके बीच में जो है संबंध काफी कम था, तो संपर्क के नए माध्यम शुरू किए गए। क्योंकि हमें लगता है कि कोई भी अगर हिंसा की चुनौती होती है तो उसको हिंसा के जरिए ही रोका जा सकता है, लेकिन भारत सरकार इसमें बहुआयामी जो है विकल्प लेती है। तो अशांति या हिंसा तब होती है जब अंदर कोई आक्रोश है, तो आक्रोश इसीलिए है क्योंकि संबंध कटा हुआ है, तो संबंध बढ़ाने के लिए संपर्क बनाया गया। सबसे पहला है, हमने जो है उड़े देश का आम नागरिक जो है स्थानीय क्षेत्रों को हवाई यात्रा के जरिए जोड़ने की, उड़ान जिसको हम बोलते हैं, वो शुरू किया है। एक गति शक्ति योजना है जिसके जरिए सड़क बनाई जा रही है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, उसके जो पानी के माध्यम से संपर्क बनाया जा रहा है, रोप वे भी बनाई जा रही है, उससे संपर्क हम बढ़ा रहे हैं। तीसरा जो है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जैसे सर ने बताया कि उनके अंदर एक धारणा है कि हमारे 8 राज्य हैं लेकिन हमारी लोकसभा में कुल 25 सीटें हैं। वो एक धारणा है क्योंकि जो सीटें हैं लोकसभा में वो वहां की जनसंख्या के हिसाब से होती है। 1971 का जो सेंसस है उसके हिसाब से हमने जो है इसको फिक्स किया है कि जो सीट है उस हिसाब से बांटी जाएंगी। लेकिन क्योंकि बहुत समय से संपर्क कटा हुआ है तो उग्रवादी उस धारणा को उजागर करते हैं, और जो आम व्यक्ति है बहुत ही मासूम है, बोले हैं, जो उनको ये लगता है कि हाँ हमारे साथ गलत हो रहा है क्योंकि हम पूर्वोत्तर या राज्य से हैं, ना कि ये समझ के कि ये जो है जनसंख्या पे आधारित है। तो भारत सरकार ने वो चीजें उनको उजागर करके बताना और लागू करना शुरू किया जो भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अलावा कहीं और नहीं है। जैसे एक जो है मंत्रालय है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास का मंत्रालय, जिसको डोनर मंत्रालय बोला जाता है, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। भारत में एक लौता ऐसा मंत्रालय है जो किसी भी क्षेत्र के लिए है, इसके अलावा पूर्वोत्तर के अलावा किसी क्षेत्र के लिए एक अलग अपना मंत्रालय नहीं है। दूसरा, आप देखें जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्य हैं, चारों राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं। तीसरा, भारत सरकार ने जो है वहां पर प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर में विकास के लिए एक योजना शुरू करी PM डिवाइन के नाम से। वहां पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा जो है उत्पीड़न किया था, इसीलिए उनको रक्षा करने के लिए एक इनर लाइन परमिट का जो है सिस्टम लागू किया, वो भी वहां पर लागू है। और क्योंकि जो है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में संगठित अपराध और अवैध प्रवासियों की वजह से बहुत ज्यादा जो है वहां पे समस्या बढ़ी, इसीलिए भारत सरकार ने जो नागरिकता अधिनियम जो अभी आया था वो उनको जो है 6ठी अनुसूची और इनलाइन परमिट क्षेत्रों में लागू करने से मना किया, जिससे पूर्वोत्तर में धारणा गलत ना बन पाए कि वो भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और सर इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो शांत तो है ही नहीं और उन अशांति दिन ब दिन बढ़ती जा रही, तो वो अशांतियां वो उधर से भारत की और भी बढ़ के हमें देखी जाती हैं। और अगर हम देखें सांस्कृतिक एकीकरण, क्योंकि भारत की विविधता भारत की चुनौती नहीं है, वो भारत की शक्ति है। लेकिन जब ये शक्ति अलगाव से ग्रस्त होती है तो वो जो है आपस में भेदभाव का कारण बनती है। तो इसीलिए सांस्कृतिक एकीकरण के लिए बहुत सारे जो है इन्होंने कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है एक भारत श्रेष्ठ भारत।
इससे जो स्कूली बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे के क्षेत्रों में आना जाना करके एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं, जिससे ये जो इतने समय से आपस में संबंध टूटा हुआ था वो एकीकरण हो जाए और इस समस्या को विकास और सैन्य दोनों तरीकों से जो है एक तरीके से हम इस पे काबू पाए। और इसीलिए भारत सरकार अब आफ्स्पा जो है कम से कम क्षेत्रों में लागू करके बाकी क्षेत्रों से हटा रही है। जी सर, जैसा आपने बोला कि जो पड़ोसी देशों में अशांति वो भी एक कारण रहा है उग्रवाद को बढ़ावा मिलने का, तो क्या इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं आप? देखिए, अगर हम पूर्वोत्तर की बात करते हैं, पूर्वोत्तर में ना सिर्फ उग्रवाद नहीं है। उग्रवाद ना तो बिना पैसे के पनप सकता है और ना उग्रवाद में बिना पैसे के कोई भी अपनी तरफ उसको आकर्षित कर पाएगा। तो संगठित अपराध भी वहां पर बहुत है, जैसे कि अगर आप देखें सोने का अवैध व्यापार जो है, मादक पदार्थों की तस्करी, वहां पर नकली नोटों की तस्करी, वहां पर मवेशियों की तस्करी, वहां पर अगर आप देखें तो हथियारों की तस्करी, इसका एक संगठित अपराध बन चुका है और वो एक व्यापार है और व्यापारी काम करते हैं अपने फायदे के लिए। अब फायदा एक अवैध व्यापारी को कब होगा? जब वहां पर चुनौती आएगी, जहां पर हथियारों की मांग होगी। तो पड़ोसी मुल्क से ये जो संगठित अपराधी है इस मांग को भारत में बढ़ाकर अपना व्यापार बढ़ाते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने म्यांमार के साथ जो फ्री मूवमेंट रिजीम का हमारा जो है एक जो दोनों के साथ एक हमने समझौता किया था वो बंद कर दिया है। अब हमने जितने भी हमारी सीमा है म्यांमार के साथ उसमें हम सब ने अब उसको फेंस कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है कि अवैध जब भी कभी प्रवासी आते हैं, जैसे उल्फा का जो मामला है, जो उल्फा की चुनौतियां जो शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ। अब बांग्लादेश में अशांति है, ये तो आपने अभी देखिए अगस्त से परेशानी शुरू हुई है। अब जब कभी भी कोई किसी का उत्पीड़न होता है तो वो किसी भी शांत क्षेत्र की तरफ भागने की कोशिश करता है और हमारा पड़ोस ऐसे अशांत क्षेत्रों से भरा है तो सब भारत की तरफ आने की कोशिश करते हैं। और जो अवैध प्रवासी है, अवैध प्रवासियों को लाना और ले जाना भी अपने आप में एक संगठित अपराध है। और जब क्योंकि नए लोग आते हैं वो अपने अपने जो है संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, उसके चक्कर में जातीय संघर्ष भी वहां पर हो रहा है। तो अगर हम पड़ोसी मुल्क से देखें, संगठित अपराध है, उग्रवादियों को अपने यहाँ पनाह देने की समस्या है। उल्फा को बांग्लादेश म्यांमार से ये जग जाहिर है कि पनाह मिलती है और NSCN खापलांग तो म्यांमार से ही अपने जितने भी कार्यक्रम जितने भी जो है संचालन कर रहा है उग्रवादी उनकी घटनाओं का, वो म्यांमार से हो रहा है, तो इनको पनाह मिलती है। ये संगठित अपराध के जरिए अपने आप को इस तरीके से मजबूत करते हैं कि हमारी सुरक्षा बल है, सुरक्षा बल जिनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो उग्रवाद में ही जो है फंसाए रखते हैं, क्योंकि शांति बहाल करना पहली जिम्मेदारी है सुरक्षा बलों की। तो सुरक्षा बल जब शांति पर ध्यान देते हैं तो ये अपना व्यापार फिर आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए पड़ोसी मुल्क का शांत होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोग जो है अगर हम चाहें भी कि राजनयिक तरीके से बातचीत कर पाए, वो होना फिर मुश्किल हो जाता है। जी सर, जो उग्रवाद के अगर विषय पे वापस आए तो जो विकास में भागीदारी का न होना एक बहुत बड़ा कारण रहा है। तो सर आशीष सिन्हा सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ऑन लाइटर नोट कि हम सैन्य कार्रवाई करते हैं, सैन्य कार्रवाई करने से शांति आती है, शांति होने से विकास की गति बढ़ती है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें कि जब तक विकास की गति नहीं आएगी तब तक शांति नहीं आएगी, तो ये कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे पहले मुर्गी आया या पहले अंडा, वैसी सिचुएशन बन रही है। इस पर सर आपका क्या मत है? आपने बिल्कुल सही प्रवर्ब का यूज किया है कि ये दुविधा नीति निर्माताओं की है कि पहले मुर्गी या पहले, यानी पहले विकास इनका है कि विकास होगी तो शांति होगी, शांति होगी विकास होगा, और शांति के लिए सैनिक कार्रवाई करते हैं। इस दिशा में प्रकाश डालने से पहले एक छोटी सी बात मैं और जोड़ना चाहूँगा, जो हमारे साथी बहुत बढ़िया प्रकाशित किया इन्होंने। उसमें शरणार्थी जो बराबर आ रहे हैं ना, घुसपैठिए जो हैं वो हैं, लेकिन वो 1947 का युद्ध, 1947 में जब हुआ जम्मू कश्मीर वाला, हम आज़ाद हुए साथ साथ, तो पूर्वी पाकिस्तान से और खास करके हमारे राज्यों में बड़े पैमाने पर शरणार्थी भाग कर आए, जिन्हें वहाँ से निकाल दिया पूर्वी पाकिस्तान से। इसी तरह से देखिए जब 62 का युद्ध हुआ, फिर इस तरह से
तिब्बतियों के साथ जो सैन्य कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ गए। 71 का युद्ध हुआ, बड़े पैमाने पर शरणार्थी आ गए। और 2023 में जो सैन्य कार्रवाई हुई म्यांमार में, उससे बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए हैं। तो एक प्रश्न उठता है कि विकास के पहले सरकार को शरणार्थी को रोकना होगा। ये कहना आसान है, सीमा इतना खुला है और 5484 5484 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, वो भी दुर्गम क्षेत्र है। उसको सीमा बांधना, फेंसिंग करना, बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। वो एक तो विकास की एक जो बात आपने कही कि इसमें एक बड़ी चुनौती मैंने जोड़ी कि जो शरणार्थी इतने बड़े संख्या में घुसपैठी वो नहीं, वो तो आ गए, सरकार ने उनको शरण दिया क्योंकि सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं था। ये वही बात है कि इसको कहें कि बगल वाले अपने घर में अगर मारपीट कर रहे हैं और उनके पत्नी बच्चे भागकर आपके यहाँ आ जाएं, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि हम आपको नहीं शरण देंगे। ये तो एक मानवता है। तो हम मानवता के नाम पर ऐसे ऐसे समय में जब हमारा देश गरीबी हटाओ के नारे से लड़ रहा था, इंदिरा गांधी के काल में हमारे पास अनाज नहीं थे, तब भी हम 80-85 हजार शरणार्थी प्रतिदिन मैं कह रहा हूँ भारत में भर गए पूर्वी पाकिस्तान से, और हमने उनको भोजन कराया। तो ये जो शरणार्थी धीरे धीरे आए, यहाँ बैठ गए क्योंकि उनको लगा कि यहाँ सब सुविधा उपलब्ध है। और इसके कारण से स्थानीय जो मौलिक जनसंख्या है हमारी, वो अल्पसंख्यक हो गए और शरणार्थी बहुसंख्यक हो गए। तो विकास के नीति निर्माताओं को सबसे पहले इससे संबोधित करने के लिए, जैसा आपने फरमाया कि विकास पहले या शांति पहले, ये दोनों को समानांतर लेके चलना पड़ेगा। जिसमें विकास के लिए जो एक मूल मंत्र है वो ये है कि आप पूरा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में फ्रूट्स बहुत होते हैं। पाइनएप्पल ही देख लीजिए, पाइनएप्पल हमारे समय में 25 पैसे में मिलते थे पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल बहुत होते हैं, और सेब है, संतरा है, भरपूर होता है। एग्रो प्रोसेसिंग, संतरा बेचेगा उसे आलू बेचने वाला साइकिल नहीं खरीद पाएगा, आलू चिप्स बनाने वाला मर्सिडीज बेंच में घूमता है। तो आप उनको प्रोसेसिंग, स्किल डेवलपमेंट, सब्सिडी जो आप आर्ट ऑफ फिशिंग दीजिए ना कि फिश देते रहिए। तो पहला मूल मंत्र है कि आप उन्हें जो दक्षता विकास है उनके द्वार पर दीजिए, उनको बुलाइए नहीं, वहां नहीं पाएंगे। तो दक्षता विकास, ताकि दक्षता विकास वो भी अल्पकालिक, उसके माध्यम से उनको अपने यहाँ के उत्पादों का प्रोसेसिंग करना सिखाइए। फिर उस पर कई ब्रांड मोहर लगा देंगे और भूटान को देंगे। भूटान पूरा फल बेच करके पूरा भूटान चला रहा है, वो बगल में आपका रोल मॉडल है। हम वो करें विकास, इससे रोजगार होगा। जब रोजगार होगा तो खाली युवक नहीं होंगे, जब खाली मन शैतान का, तो जब रोजगार होगा तो अपने आप ही घटेगा, पहला। दूसरी बात क्या है कि जो घुसपैठिए होते हैं उसको सीमा से आप नहीं रोक पाएंगे, उसको स्थानीय लोग ही गुप्तचरी से रोक सकते हैं। जो तरीका ऑपरेशन गुडविल बोलते हैं उसको, जम्मू कश्मीर में किया गया, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ जगह पे किया गया। जो स्थानीय लोग हैं उनको ये थोड़ा प्रलोभन दीजिए कि आप अगर कोई अजनबी को देखते हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं एक दूसरे को, आप इसकी सूचना दीजिए, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। पैसा दीजिए, मुखबिरी को देना ही है पैसा दीजिए, उसके बाद उठाइए उसको। उससे डर बनेगा कि नहीं, ऐसे आकर के आप यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। ये दूसरा, इसका आशय मेरा कहने का है कि सैन्य स्तर पर हमारे सदस्य ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाल दिया कि सैन्य कार्रवाई चाहिए, शांति चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ संरचना विकास साथ साथ कीजिए, रोजगार सृजन साथ साथ कीजिए, ताकि युवाओं को आप मुख्य धारा में जोड़ सके। तभी ये शांति स्थायी तौर पर बहाल होगी। अन्यथा शांति, सेना कार्रवाई से शांति हो जाए तो हम विकास करेंगे, और विकास से शांति आएगी, जैसा आपने फरमाया, ये हम इंतजार करते रह जाएंगे। और एक बात और जोड़ना चाहूँगी टाइम में, आपने ऑलरेडी इसको प्रकाशित किया हमारे सदस्य ने कि वहाँ रेलवे, रोडवेज, वाटरवेज के बहुत संसाधन हैं। चूंकि देखिए पूरा उत्तरी पूर्वी भारत जो हमारा नदियों से भरा हुआ है, नदी जल परिवहन में सबसे अच्छी बात होती है, आपको कोई सड़क नहीं बिछाना है, कोई आपको रेल नहीं बिछाना है, बस नाव चलाना है। आप उसका प्रबंधन कीजिए। कुछ चुनौतियां हैं जिसके माध्यम से आप उनके अंतर्राज्यीय व्यापार को ही आप बढ़ा देंगे तो उनकी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार आ सकता है। और निष्कर्ष कहूंगा, जब मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों को सारे मूल मंत्र पता हैं तो क्या सरकार को नहीं पता है? सरकार को पता है, लेकिन मुझे दुख होता है कहते हुए कि वोट बैंक की राजनीति कि फिश देते रहो ताकि बताते रहो कि इस पार्टी को वोट दो, इस पार्टी को वोट दो। जिस दिन आप आर्ट ऑफ फिशिंग दे देंगे तो वो जब मछली मारना सीख जाएंगे तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो अपने विवेक से मतदान करेंगे, आपके प्रचार से मतदान नहीं करेंगे। तो ये वोट बैंक राजनीति, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसे चुनाव सुधार से ही, और चुनाव सुधार भी संसद से ही होगा।
तो ये पहले मुर्गी और पहले अंडे की लड़ाई निरंतर चलती रहेगी, इसका अभी तुरंत कोई अंत नहीं होने वाला है। सर, तो उग्रवाद हमेशा से एक बहुत ही प्रमुख विषय रहा है यूपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए। तो अगर हम जो पूर्वोत्तर में उग्रवाद की जो ये समस्या है, तो इस थीम को पकड़ के चले, तो ऐसे क्या क्या संभावित प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इस विषय पर? अगर जैसे एक प्रश्न है कि उग्रवाद या माओवाद जितने संगठित हो गए हैं, उनके संगठन को तोड़ने के लिए सरकारी एजेंसियों को और अधिक संगठित होने की आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में संगठित अपराध को तोड़ने की प्रक्रिया क्या होगी, सुझाव दीजिए। एक दूसरा है कि जो आपने उठाया वो अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी व्यापक तैयारी हो जाएगी उससे, कि विकास से शांति होगी और शांति से विकास आएगा। इन दोनों के पहल समानांतर किस प्रकार किए जाने चाहिए, सरकारी कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए अपने सुझाव दीजिए। तो इससे सरकारी कार्यक्रम को उल्लेख के माध्यम से वो सरकार के प्रयास भी जान जाएंगे और अपने सुझाव देना भी सीख जाएंगे। तो ऐसे एक दो प्रश्न अगर ये तैयार करें तो किसी तरह के प्रश्नों का भी वो जवाब दे सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। जी सर। नीतीश सर, अगर आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें। सीमा प्रबंधन जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस साल भी यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। सीमा प्रबंधन तैयार करना है, संगठित अपराध, जातीय संघर्ष, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर कि पूर्वोत्तर क्षेत्र से। तो उसके बीच में देखना है आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बीच में जो है, अगर कोई हमें संबंध पे प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जैसे बांग्लादेश और भारत के जो इसमें संबंध है, क्योंकि बांग्लादेश और अगर हम एशियान देखें या म्यांमार देखें, उसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका बहुत ज्यादा है। हमारी जो एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, तो उस हिसाब से हमें तैयार कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। संवाद नेक्स्ट आईएएस का एक ऑनेस्ट एफर्ट है, एक ईमानदार प्रयास है, ताकि हम आपको हेल्प कर सकें आपकी परीक्षा में भी। और इसके साथ ही जो ऐसे विषय हैं जो जहाँ पर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक मल्टीपल डायमेंशन वाले अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वो आप तक हमारे फैकल्टीज़ के माध्यम से पहुंचा सकें। इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर आपको संवाद के अगले एपिसोड चाहिए। आपके कमेंट से ही हम सारे टॉपिक चूज़ करते हैं, और आपका सहयोग रहेगा तो निश्चित ही हम और बेहतर तरीके से आपको हेल्प कर पाएंगे। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय शुभकामनाएं।